हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन के बारे में। लघु बीजाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लघु बीजाणु अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे इसी लघु बीजाणु के व्यवस्था के बारे में, यानी कि ये किन पौधों में यानी कैसे किन किन पौधों में किस प्रकार से विन्यसित रहते हैं यानी कि स्थित रहते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लघु बीजाणु की व्यवस्था के बारे में। तो लघु बीजाणु की व्यवस्था का मतलब क्या है? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं वह किन किन पौधों में किन किन प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इसमें पहला दिखाया जा रहा है आप लोगों को चतुष्फलकी। चतुष्फलकी का मतलब होता है कि ये चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित होते हैं। जैसे अगर हम ये देख लें तो एक फलक ये हो गया, एक फलक पीछे का, फिर एक फलक दाएं साइड, एक फलक बाएं साइड। ये 4 फलक हो गए। अर्थात क्या है, जब चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित होते हैं तो यह स्थिति कहलाती है चतुष्फलकी। और ऐसी व्यवस्था पाई जाती है आपकी द्विबीजपत्री पौधों में। आई बात समझ में? अगला है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक का मतलब क्या है भाई? सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब 2, पार्श्विक मतलब बगल। यानी कि जब 2 लघु बीजाणु क्या हो, अपने अगल बगल स्थित हों, दोनों लघु यानी कि 2-2 लघु बीजाणु क्या हो, अपने अगल बगल पार्श्वों में स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति समद्विपार्श्विक कहलाती है, जैसे कि एक बीजपत्री पौधों में। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला है क्रासित। क्रासित का मतलब होता है क्रास के रूप में, यानी कि चारों लघु बीजाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि सभी एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं। जैसे इस लघु बीजाणु के बारे में और इस लघु बीजाणु के बारे में बात करें तो ये दोनों लघु बीजाणु इसके साथ समकोण बनाएंगे, इस प्रकार से समकोण बनाते हैं। ये दोनों लघु बीजाणु इसके साथ समकोण बनाएंगे और ये लघु बीजाणु इसके साथ समकोण बनाएंगे। अर्थात क्या है, चारों के चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित इस प्रकार स्थित होते हैं कि चारों एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, समकोण बनाते हैं। ये स्थिति पाई जाती है मैग्नोलिया नामक पौधे में। आगे है, अगला है भाई रेखीय। रेखीय का मतलब होता है एकदम एक सीधी रेखा, सीधी रेखा। अर्थात जब सभी के सभी लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग कहते हैं रेखीय कहते हैं, जैसे कि हेलोफिला में। आई बात समझ में? अगला है टी आकार। टी आकार का मतलब क्या है भाई? जब चारों लघु बीजाणु इस प्रकार व्यवस्थित हों कि जैसे एक टी का साइन यानी टी आकार का निर्माण हो। जैसे 2 लघु बीजाणु तो ऊपर स्थित हो जाते हैं तथा 2 लघु बीजाणु नीचे एक रेखा में स्थित होकर के टी साइन यानी कि टी आकार का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति कहलाती है टी आकार। और ऐसी स्थिति पाई जाती है एरिस्टोलोकिया में। आई बात समझ में? लघु बीजाणु की व्यवस्था कितने प्रकार से होती है भाई? 5 प्रकार से होती है। पहला है चतुष्फलकी। जब चारों लघु बीजाणु यानी जब चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति चतुष्फलकी कहलाएगी, जैसे द्विबीजपत्री पादप में। दूसरा है समद्विपार्श्विक, यानी कि जब चारों लघु बीजाणु 2-2 के रूप में अगल बगल स्थित होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है, समद्विपार्श्विक, जैसे कि एक बीजपत्री पादप में है। अगला है क्रासित। क्रासित का मतलब क्या है भाई? ऐसे लघु यानी कि लघु बीजाणुओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ क्रॉस का रूप बनाते हैं, यानी कि क्रॉस की तरह व्यवस्थित होते हैं तथा एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं, ऐसी स्थिति क्रासित कहलाती है, जैसे में मैग्नोलिया नामक पौधा है। अगला है रेखी। जब सभी लघु बीजाणु क्या हो, एक सीधी रेखा में स्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति रेखीय कहलाती है, जैसे कि हेलोफिला। अगला है टी आकार। लघु बीजाणुओं की वह व्यवस्था जिसके फलस्वरूप टी आकार का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति टी आकार कहलाती है, जैसे एरिस्टोलोकिया के बारे में बात करते हैं। आइए, ये तो था भाई लघु बीजाणु की
व्यवस्था। अब बात करते हैं हम लोग लघु बीजाणु यानी कि परागकण की संरचना के बारे में। अगर परागकण की संरचना देखी जाए तो परागकण की संरचना अधिकतर गोल होती है, ठीक, गोल या अंडाकार होता है। तो अगर इसकी संरचना के बारे में देखा जाए कि इसकी संरचना बनी कैसे होती है, इसका आकार कैसा होता है, यह किन किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है, इसमें क्या होते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं, तो आइए देखते हैं। बात करें लघु बीजाणु परागकण की संरचना के बारे में, तो परागकणों का सबसे बाहरी जो परत होता है वो खुरदुरा होता है। कैसा होता है भाई? खुरदुरा होता है लेकिन कठोर होता है। और वो होता क्या है, तो बात कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई परागकणों का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्जाइम कहते हैं। यह एग्जाइम स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन से मिलकर बना होता है। अब स्पोरोपोलेनिन है क्या भाई? यह एक ऐसा पदार्थ है या यह एक ऐसा रसायन होता है जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है, कठोर और खुरदुरा हो जाता है, जिसके कारण कि इस परागकण के जीवद्रव्य पर बाह्य आघातों जैसे कि ताप वृद्धि, दाब, घर्षण वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आते हैं नीचे, एग्जाइम के नीचे का जो भाग होता है, जो परत होती है उसे इंटाइम कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इस सेलुलोज के नीचे की परत यानी कि जो अंदर जो भी तरल द्रव भरा होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के केंद्रक भाई? इस प्रोटोप्लाज्म में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। पहला है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। पहला क्या है भाई? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस है क्या भाई? एक ऐसा केंद्रक जो पराग नलिका का निर्माण करे। वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या भाई? इसे हम हिंदी में वर्धी केंद्रक भी कहते हैं। तो यह एक ऐसा केंद्रक है जो पराग नलिका का निर्माण करता है। अब ये पराग नलिका निकलेगा कहां से? परागकणों में एक छोटा सा छिद्रनुमा स्थान होता है जिसे जर्मपोर कहा जाता है। पराग नलिका में एक छोटा सा छिद्रनुमा भार होता है जिसे क्या कहा जाता है? जर्मपोर कहा जाता है। इसी जर्मपोर से ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस पराग नलिका का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, अगला जो केंद्रक है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस यानी कि जनन केंद्रक। ये न्यूक्लियस यानी कि यह जो केंद्रक होता है पराग नली में दो मेल गैमेट का, कितने? दो मेल गैमेट का निर्माण करता है। आई बात समझ में? क्या है भाई? रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस यानी कि जो जनन केंद्रक होता है वह पराग नलिका में दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको परागकण की संरचना के बारे में। तो परागकण का जो सबसे बाहरी परत होता है वह कठोर एवं खुरदुरा होता है, जिसे कहते हैं हम लोग एग्जाइम कहते हैं। यह जो एग्जाइम होता है एक प्रकार के रसायन से मिलकर के बना होता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। यह स्पोरोपोलेनिन वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। आई बात समझ में? यह स्पोरोपोलेनिन है क्या भाई? यह एक ऐसा रसायन है जो वायु के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिसके कारण कि इस पराग कणों पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव कोई पड़ा नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, एग्जाइम के नीचे का जो भाग होता है यानी जो परत होती है उसे इंटाइम कहते हैं। यह इंटाइम सेलुलोज की बनी होती है। यह इंटाइम सेलुलोज की बनी है। इंटाइम के अंदर जो तरल द्रव भरा होता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीवद्रव्य कहते हैं। इस जीवद्रव्य में दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं। पहला केंद्रक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं वर्धी केंद्रक। यह वह केंद्रक होता है जो परागकणों के अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण करता है। अब पराग नलिका का निर्माण कहाँ होगा भाई? तो परागकणों में एक छोटा सा छिद्रनुमा भाग होता है जिसे जर्मपोर या जनन छिद्र कहते हैं। इसी जनन छिद्र से वेजिटेटिव न्यूक्लियस द्वारा बनाया गया पराग नली निकलता है। आगे बात कर लें तो इसमें जो दूसरा केंद्रक होता है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस अर्थात जनन केंद्रक। यह जो जनन केंद्रक होता है दो मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक का निर्माण करता है। भी हम लोगों ने आज पढ़ा क्या?
लघु बीजाणु की व्यवस्था, यानी पिछले जब वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लघु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कितने लघु बीजाणु बनते हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई क्या है, लघु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये चारों लघु बीजाणु किस प्रकार से विन्यासित रहते हैं यानी व्यवस्थित रहते हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये 4 यानी कि ये 5 प्रकार के हैं। तो इन 5 प्रकारों से ये क्या होते हैं, लघु बीजाणु विन्यासित यानी कि व्यवस्थित रहते हैं। पहला था चतुष्फलकी जो चारों फलकों पर स्थित हो, जैसे में द्विबीजपत्री पादप के बारे में बताया गया। दूसरा है समद्विपार्श्विक, यानी कि इसमें क्या है भाई, दोनों लघु बीजाणु अलग अलग यानी कि अगल बगल स्थित हो, तो चारों के चारों लघु बीजाणु अगल बगल स्थित हो, तो जैसे में क्या है, एक बीजपत्री पादप है। अगला है त्रासित, यानी कि इस प्रकार से जो लघु बीजाणु विन्यासित रहते हैं कि चारों लघु बीजाणु इस प्रकार विन्यासित रहते हैं कि चारों एक दूसरे के साथ संपूर्ण बनाते हैं, जैसे में क्या है, मैग्नोलिया। अगला क्या था, रेखीय था भाई, तो रेखीय मतलब क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें चारों के चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में स्थित होकर के एक संरचना निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं रेखी, और ऐसी स्थिति पाई जाती है हेलोफिला नामक पौधों में। अगला था टीयाकार। टीयाकार में क्या है, लघु बीजाणुओं की इस व्यवस्था में होता क्या है, 2 लघु बीजाणु अगल बगल स्थित होते हैं तथा 2 लघु बीजाणु इनकी नीचे रेखीय क्रम में स्थित होकर के टी आकार का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे टी आकार की व्यवस्था कहते हैं, जैसे में एरिस्टोटल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, परागकण की संरचना के बारे में। तो परागकण की संरचना में पढ़ा क्या हमने कि परागकण का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। यह स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रसायन होता है जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। आगे चले तो इस एक्साइन के नीचे की जो परत होती है उसे इंटाइन कहते हैं, जो सेलुलोज का बना होता है। इस सेलुलोज वाली परत के अंदर एक तरल द्रव भरा होता है, उस तरल द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीवद्रव्य कहते हैं। इसके जीवद्रव्य में 2 प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी कि एक वर्धी केंद्रक होता है और एक जनन केंद्रक या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। इसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वह पराग नलिका का निर्माण करता। अब पराग नलिका का निर्माण होगा तो वह निकलेगा कहां से, तो परागकणों में एक सूक्ष्म छिद्र जैसा उभार होता है जिसे जर्मपोर यानी कि जन्म छिद्र कहते हैं। इसी जन्म छिद्र द्वारा वेजिटेटिव द्वारा बनाया गया पराग नलिका निकलता है। आगे चले तो दूसरा क्या था भाई, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस यानी कि जिसे हम लोग कहते थे जनन केंद्रक, यानी कि यह वह केंद्रक होता है जो विभाजन के फलस्वरूप 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, लघु बीजाणु के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजाणु की संरचना के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में, बीजाणु की संरचना के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग बीजाणु की संरचना। जो बीजाणु की संरचना होती है वह अंडाकार, लगभग अंडाकार या गोलाकार होती है। बीजाणु की संरचना लगभग अंडाकार या गोलाकार होती है। अब इस बीजाणु में क्या होता है भाई, बीजाणु के मध्य वाले भाग में एक छोटी सी गोल संरचना होती है जिसे हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। तो भ्रूणकोश के बारे में अभी बात करेंगे, पहले फिगर स्टार्ट कर ले, ड्रा कर ले। ये है आपका भ्रूणकोश है जिसमें 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो सबसे बड़ी कोशिका होगी उसे एक सेल कहा जाएगा। चलिए अब इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग। ऊपर क्या है भाई, इसे कहते हैं चैलेजा, चैलेजा, न्यूसेलस,
एम्ब्रियो सैक, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, हाइलम, फ्यूनिक्यूल। चलिए संरचना बन चुकी है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बीजांड की जो संरचना है, बीजांड का जो आकार होता है वह गोलाकार या अंडाकार होता है, जिसका सबसे ऊपरी भाग चैलजा या निभाग कहलाता है। इस चैलजा या निभाग के नीचे की जो परत होती है, यानी नीचे का जो भाग होता है वह मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। किससे? मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है, जिसे हम न्यूसेलस या हिंदी में बीजांड काय कहते हैं। हिंदी में भी नाम लिख दे रहे हैं, इसे निभाग बीजांड काय, भ्रूणकोश, अध्यावरण, बीजांड द्वार, नाभिका और क्या है भाई आपका फ्यूनिकिल, यानी कि क्या है बीजांड वृंत। चलिए देख लेते हैं हम लोग। बीजांड का सबसे ऊपरी भाग निभाग कहलाता है या चैलजा कहते हैं। इस चैलजा के नीचे का जो परत या भाग होता है उसे न्यूसेलस या बीजांडकाय कहते हैं। यह बीजांडकाय मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आगे चलते हैं। इसी बीजांडकाय या न्यूसेलस वाले भाग से अध्यावरण निकलते हैं। क्या निकलते हैं भाई? अध्यावरण या इंटेगुमेंट निकलते हैं। अब ये इंटेगुमेंट करेंगे क्या? जब निषेचन की प्रक्रिया यानी बीजांड में जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो बीजांड से बनता है बीज। निषेचन की प्रक्रिया के स्वरूप बीजांड से जो बनता बीज है उसके ऊपर का आवरण बनाने का कार्य करता है। अध्यावरण क्या है भाई? यह वह संरचना होती है जो निषेचन के पश्चात बनी बीज के ऊपर का आवरण बनाती है, अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहलाती है। बात कर लेते हैं इसके मध्य में आते हैं। तो बीजांड के मध्य में एक गोलाकार संरचना होती है जो 8 न्यूक्लियस तथा 7 सेल्स, यानी कि क्या है भाई 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्थिति की संरचना होती है, जिसे एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश कहा जाता है। आएगा समझ में? आगे चले। ये इंटेगुमेंट जिस नीचे की तरफ जिस स्थान पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये इंटेगुमेंट जिस स्थान पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे वहां पर एक छोटा सा छिद्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं, यानी कि बीजांड द्वार कहा जाता है, जहां से परागनलिका प्रवेश करती है बीजांड में। आगे है, यह पूरा बीजांड फ्यूनिकिल यानी कि बीजांड वृंत पर जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। यह पूरा बीजांड वृंत या फ्यूनिकिल पर जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे नाभिका या हाइलम कहा जाता है। आगे चले। बीजांड वृंत क्या है भाई? वह संरचना जिसके द्वारा बीजांड फल भित्ति या अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं बीजांड की संरचना के बारे में। तो बीजांड की संरचना के बारे में देख ले फिर से। बीजांड की संरचना या बीजांड का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, जिसका सबसे ऊपरी भाग निभाग कहलाता है। इस निभाग के नीचे का जो भाग होता है उसे बीजांडकाय या न्यूसेलस कहा जाता है, जो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। इस बीजांडकाय से इंटेगुमेंट या अध्यावरण निकलते हैं। अध्यावरण है क्या भाई? ये वे संरचनाएं होती हैं जो निषेचन के पश्चात बीजांड से बने बीज के ऊपर का आवरण बनाते हैं। आइए समझ में? आगे चलते हैं। बीजांड के मध्य में एक गोल संरचना होती है जो 8 केंद्र की तथा 7 कोशिकीय संरचना होती है, जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। आते हैं ये इंटेगुमेंट, आते हैं भाई आगे। इंटेगुमेंट जिस स्थान पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं
वहां पर एक छोटा सा छिद्र बनता है जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के द्वारा ही जो पराग नलिका है बीजांड में प्रवेश करती है। आगे पूरा बीजांड बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकिल पर जिस स्थान पर जुड़ा होता है, पूरा बीजांड वृंत से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। फ्यूनिकिल क्या है या बीजांड वृंत क्या है भाई? यह वह संरचना होती है जिसके द्वारा पूरा बीजांड या जिसके द्वारा बीजांड फल भित्ति या अंडाशय से लगा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। ये तो थी बीजांड की संरचना के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि चैलेजा, न्यूक्सेलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल तथा फ्यूनिकिल की स्थिति के आधार पर बीजांड के प्रकार। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब